नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में फिर डोली धरती। रोहतक में 3.3 तीव्रता का भूकंप, 8 दिन में चौथा झटका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा। आज सहकार एवं रोजगार उत्सव को करेंगे संबोधित। दादिया गांव में हो रहा है कार्यक्रम। राहुल गांधी ने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को दी चेतावनी। कहा, जेल जाने से मोदी शाह भी नहीं बचा पाएंगे। अदालतों में टॉयलेट की कमी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। 20 हाईकोर्ट से 8 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। पुरुष, महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर के लिए अलग अलग टॉयलेट्स के निर्देश। यूपी के बलरामपुर से लेकर मुंबई तक छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड। बिहार के नालंदा में बाढ़ जैसी स्थिति। हिमाचल में अब तक 106 लोगों की मौत। भारी बारिश से अमरनाथ यात्रा रुकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर। बिहार के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी जाएंगे। तो पीएम मोदी बिहार में करोड़ों रुपए की सौगात का ऐलान करेंगे। पीएम मोदी मोतिहारी में एक जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें, पीएम मोदी मोतिहारी में शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री कर रहे हैं ताबड़तोड़ दौरे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल बिहार के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते नजर आएंगे। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी जाएंगे। पीएम मोदी बिहार में करोड़ों रुपए की सौगात का ऐलान करेंगे। तो बिहार के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के मोतिहारी जाएंगे। आपको बता दें, बिहार में करोड़ों रुपए की सौगात का ऐलान करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। करोड़ों की विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। और अखिलेश जी, कल बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 18 जुलाई को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और बिहार में मोतिहारी में बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रखे गए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को पूरी तरह से सभी राजनीतिक दल चुनावी दौरे के तौर पर मानकर चल रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार बिहार के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, अगर 28 दिन में कहा जाए तो ये प्रधानमंत्री का दूसरा बिहार दौरा होगा। अगर जून से जुलाई की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का चौथा दौरा होगा और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक के बिहार दौरों के तौर पर देखा जाए तो करीब 53 दौरे प्रधानमंत्री का
52 दौरे कर चुके हैं और 53वां दौरा प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और कुल मिलाकर इस सरकार की बात की जाए तो 28 दौरे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री बिहार के जो इस समय ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, इन्हें चुनावी दौरों के तौर पर देखा जाए। फिलहाल मोतिहारी जाएंगे। मोतिहारी में एक बड़ी विशाल जनसभा रखी गई जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करें। हालांकि उससे पहले प्रधानमंत्री के लिए कई बड़ी परियोजनाओं का भी प्लान सरकार की तरफ से किया गया है। कुछ केंद्रीय परियोजनाएं हैं, कुछ प्रदेश की परियोजनाएं हैं और करीब 8 परियोजनाएं ऐसी होंगी जिनका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और उनका फाउंडेशन रखेंगे। इन योजनाओं की अगर बात की जाए तो कुल मिला के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ा काम होगा, रेल के क्षेत्र में बड़ा काम होने जा रहा है और बिहार में इसके अलावा सड़क परिवहन के क्षेत्र में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका भी उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो बिहार में लगातार ताबड़तोड़ दौरा चल रहा है, इसे चुनावी दृष्टिकोण से हर कोई देख रहा है और जो बिहार को लगातार एक के बाद एक सौगात के ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किए जा रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री वहां पर जाके खुद ही उसका ऐलान करते हैं या सौगात के तौर पर उसका उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं, तो इसे चुनावी एजेंडे और चुनावी वादों के तौर पर खासकर लोग देखें। क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि पिछली बार सरकार जो बिहार में बनी थी उसके चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आए थे, उसमें जिन योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था और ऐलान किया गया था, क्या उन वादों को बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र ने पूरी किया है या नहीं किया है, इस पर बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल प्रधानमंत्री की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है और इसी को लेकर बिहार के मोतिहारी में एक बड़ी विशाल जनसभा रखी गई। इसमें भारी संख्या में लोगों को लाने के लिए पार्टी से लेकर सरकार लगी है। फिलहाल देखना होगा कितनी तादाद में लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचते हैं और वहां पर क्या भीड़ रहती है, उसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या आती है। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कल बिहार के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जयपुर दौरा है। तो जयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मौके पर कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जयपुर के दादिया गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज जयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव को संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। राजस्थान में कई बड़े कार्यक्रम रखे गए। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम सहकार एवं रोजगार उत्सव कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अमित शाह शामिल होंगे। वहां पर रोजगार की दृष्टिकोण से करीब 8,000 से अधिक युवाओं को बुलाया गया है और इसमें 8,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री
भजन लाल शर्मा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जिसमें इस कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार के तौर पर उनके नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक और बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। ये केंद्रीय गृह सहकारिता विभाग के अधीन आने वाले भंडारण योजना के तहत निर्मित 24 जो गोदाम है उनको बना के तैयार किया गया है, उनका भी उद्घाटन आज अमित शाह करेंगे। इसके अलावा 64 ऐसे मिलेट्स आउटलेट्स भी राजस्थान में तैयार किए गए हैं, उनका लोकार्पण भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो आज अमित शाह के राजस्थान के दौरों को दो तरह से देखा जाता है। एक तो युवाओं को रोजगार के नियुक्ति पत्र देने के साथ ही साथ सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर कहेगी कि सरकार ने राजस्थान में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा काम किया है। वहीं तो अन्न भंडारण के लिए भंडारण क्षेत्र बनाए गए हैं और आउटलेट्स बनाए गए हैं, उनका उद्घाटन लोकार्पण भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और इस दौरान सरकार के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज जयपुर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आगे बढ़ते हैं खबरों में और देश की बात में अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छांगुर केस में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 12 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं मुंबई के 2 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें, सुबह 5 बजे से छांगुर बाबा के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। धर्म परिवर्तन और हवाला मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है। छांगुर मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। तो बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। आज सुबह 5 बजे से 14 ठिकानों पर जांच चल रही है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बलरामपुर में 12 तो मुंबई में 2 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। धर्म परिवर्तन और हवाला मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आज सुबह 5 बजे से 14 ठिकानों पर जांच चल रही है। छांगुर मामले में ईडी ने छापेमारी की है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। आज सुबह 5 बजे से 14 ठिकानों पर जांच चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीरज शुक्ला जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरीके से आज सुबह 5 बजे का समय बताया जा रहा है, जब से ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है आपके पास? नीरज जी, मैं बता दूं कि जो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन है, धर्मांतरण का मुख्य आरोपी है, उसका एटीएस के द्वारा 7 दिनों का रिमांड पूरा हुआ है। उसके साथ ही अब ईडी का भी शिकंजा कसना शुरू हो गया। आपको बता दें कि ये जो पीछे मकान दिख रहा है, ये छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की जो सहयोगी है नीतू उर्फ नसरीन, उसके घर में अंदर ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि उतरौला में जो उनके अन्य सहयोगी भी हैं, उनके ऊपर भी छापेमारी की जा रही है। जी नीरज, और जिस तरीके से इस छांगुर बाबा को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, आज क्या लग रहा है ईडी की जांच में क्या निकलकर सामने आ सकता है और कितने बजे तक ईडी इसको लेकर आगे कुछ स्टेटमेंट देगी? जी, बता दें कि लगभग सुबह 5 बजे से ही ईडी के द्वारा छापेमारी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि अब ईडी के द्वारा नीतू उर्फ नसरीन व छांगुर बाबा तथा उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनको भी रिमांड पर ले सकती है, क्योंकि ईडी के द्वारा जो छानबीन की जा रही है उसमें कई मामले को खुलासा हो सकता है कि जो फंडिंग का विदेशों से पैसा आया है, धर्मांतरण व अन्य कार्यों में बाबा के छांगुर के द्वारा लगाया गया है, उसको लेकर अब ईडी उनके जो सहयोगी हैं उनसे भी पूछताछ कर सकती है। बलरामपुर के 12 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई 5 बजे से चल रही है। मुंबई के भी ठिकाने बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 बजे का जो समय, इसके बाद अभी दिन को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? कितने बजे तक ये जांच चलती रहेगी? जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह 5 बजे से ईडी की टीम इस कोठी के अंदर गई है, जो अभी कुछ दिन पहले प्रशासन के द्वारा ढहाया गया है। लगातार यहाँ पर छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही जो छांगुर बाबा के सहयोगी हैं, उनके 2 अन्य शोरूम है, जो कपड़े के शोरूम है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। तथा जो अन्य सहयोगी हैं जो इन कार्यों में बाबा के साथ सम्मिलित थे, छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के, उनके ऊपर भी कार्रवाई का शिकंजा कस सकता है। लगातार ईडी की टीम अभी भी कोठी के अंदर मौजूद है और
जो दस्तावेज है व जो अन्य चीजें हैं उनको खंगाल रही है कि जो पैसे आए वो कहाँ से आए और किन किन कार्यों में लगाया गया, तथा छांगुर बाबा के साथ कौन कौन से लोग सहयोगी टीम में थे। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी के बलरामपुर में 12, तो वहीं मुंबई के 2 ठिकानों पर ईडी की तरफ से सुबह 5 बजे से कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 5 बजे से छांगुर बाबा के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। धर्म परिवर्तन और हवाला मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेपीएनआईसी की पुरानी कमेटी भंग हुई है। गवर्निंग कमेटी के लिए जल्द बैठक होगी। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बता दें, जेपीएनआईसी के लेआउट में भी बदलाव होगा। म्यूजियम का संचालन करेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण, बाकी संचालन निजी संस्था को सौंपा जाएगा। तो बैठक के बाद टेंडर जारी किया जाएगा। नई कमेटी तय करेगी संचालन की जिम्मेदारी। सपा सरकार के दौरान बना था जेपीएनआईसी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां म्यूजियम का संचालन करेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण, बाकी संचालन निजी संस्था को सौंपा जाएगा। तो बैठक के बाद टेंडर जारी किया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा सरकार के दौरान बना था जेपीएनआईसी। नई कमेटी तय करेगी संचालन की जिम्मेदारी। तो बाकी संचालन निजी संस्था को सौंपा जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बैठक के बाद टेंडर जारी किया जाएगा। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जेपीएनआईसी की पुरानी कमेटी भंग हुई है। गवर्निंग कमेटी के लिए जल्द बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जेपीएनआईसी की पुरानी कमेटी भंग हो गई है और अब गवर्निंग कमेटी को लेकर जल्द बैठक होने वाली है, इस बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जरा वो पहले दर्शकों को बताइए। संदीप, देखिए, अभी हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है जेपीएनआईसी को लेकर के। अब ये जो पुरानी जो कमेटी बनी हुई थी ये भंग हो जाएगी। इसके बाद से गवर्निंग कमेटी के लेकर जल्द ही एक नई बैठक होगी, जिसमें इस बैठक में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी सुनिश्चित होगी। और इसको लेकर के म्यूजियम का संचालन और करेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण। बाकी संचालन जो है वो निजी संस्था को सौंपा जाएगा। इसको लेकर के टेंडर जो है प्रक्रिया पूरी की जाएगी, नई कमेटी तय की जाएगी और इसके साथ साथ जो संचालक होगी उसकी नई जिम्मेदारियां मिलेगी। तो इस दौरान अगर बात करा जाए तो जेपीएनआईसी की बैठक जो है वो नई समितियों के साथ में होगी। जो नई कमेटी बनेगी उस कमेटी के माध्यम से की जाएगी। जो पुरानी कमेटी है उसको भंग कर दिया गया है और प्रमुख सचिव की जो अध्यक्षता होगी उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बिल्कुल देखना होगा इस बैठक के बाद कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैठक के बाद टेंडर जारी किया जाएगा। नई कमेटी तय करेगी संचालन की जिम्मेदारी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा के रोहतक में 3.3 तीव्रता का भूकंप, 8 दिन में चौथा भूकंप का झटका। तो हरियाणा के झज्जर रहा भूकंप का केंद्र। तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में फिर डोली धरती, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहतक में 3.3 तीव्रता मापी गई है। तो 8 दिन में चौथा भूकंप का झटका। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में फिर डोली धरती, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहतक में 3.3 तीव्रता का भूकंप मापा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल सबसे पहले क्या कुछ अपडेट है आपके पास, जरा वो दर्शकों को बताइए। हरियाणा के रोहतक में कल भूकंप देर रात भूकंप के समय आया। उसका रिएक्टर स्केल पर 3.3 नापा गया है। फिलहाल दहशत का माहौल था। जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक हरियाणा के रोहतक में जब भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, उस समय लोग घबराकर अपने घरों से बाहर आ गए और लगातार जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए। उसके बाद एक दूसरे के बाद दहशत का माहौल के साथ ही प्रशासन भी सक्रिय हुआ, लेकिन किसी भी तरह के रोहतक से अभी तक जान माल के खबरों की नुकसान की कोई भी सूचना नहीं मिली है। ना तो किसी तरह का सूचना मिली है कि जान माल का नुकसान हुआ है, किसी बिल्डिंग के ढहने की ऐसी कोई भी सूचनाएं अब तक नहीं मिलाई फिलहाल। लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोग लगातार दहशत में है, क्योंकि एक के बाद एक 10 दिन 15 दिन, एक सप्ताह में किसी न किसी, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में हो, और उसके भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जाते हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जो बहुमंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उसमें रहने वाले लोग ज्यादा दहशत महसूस करते हैं, क्योंकि जो भूकंप का केंद्र लगातार बताया जाता है कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहता है। भूकंप के झटके भी दिल्ली के आसपास के इलाके में ही आते हैं। लगातार ये सिलसिला चल रहा है और लगातार भूविज्ञान विभाग की तरफ से भी इसको रिसर्च की जा रही है। और रिसर्च में ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से जुड़े हुए इलाकों में ही बार बार भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जा रहे हैं, और जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, इसका भूकंप का केंद्र वास्तविक तौर पर कितनी गहराई में है और कितनी दूरी पर दिल्ली एनसीआर से रहता है, इसको लेकर भी लगातार रिसर्च जारी है। फिलहाल जिस तरह से हरियाणा के रोहतक में देर रात आए भूकंप के बाद दहशत का माहौल है, और बार बार भूकंप आने के बाद लोगों के अंदर दहशत इसलिए भी नहीं निकल रही है क्योंकि लोगों के अंदर है कि जब लगातार भूकंप आ रहे हैं और रिएक्टर स्केल पर पैमाना कभी 3 के आसपास रहता है, कभी 4 के आसपास रहता है, और ये लगातार रिसर्च में भी दावा किया जा चुका है कि अगर भूकंप के रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6 को अगर क्रॉस करती है, 5.5, 6, 6.5 को अगर क्रॉस कर जाती है, तो कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में बड़ी तबाही हो सकती है। इसके लिए सरकार प्रशासन लगातार अलर्ट पर रहता है, सतर्क रहता है, और भू विज्ञान की तरफ से जुड़े हुए वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च और लगातार टेक्नोलॉजी को भी अपडेट किया जा रहा है कि किसी तरह का कोई भी जोखिम ना उठाना पड़े। अगर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, अगर उनकी तीव्रता अधिकतम रही, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि ऐसी हो सकती है, कभी भी इस तरह के भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6 को पार कर सकती है, तो उस समय सरकार और प्रशासन किस तरह की एहतियात बरतते हुए तत्काल प्रभाव से वो सारी मौजूदगी में रहते लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी, इसकी भी लगातार चर्चा होती है, बैठकें होती हैं और तैयारी की जाती है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर लोगों के अंदर दहशत का माहौल है, सरकार भी सतर्क है, इसको लेकर तैयारी भी चल रही है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वैदिक वैज्ञानिक सूर्य प्रकाश भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी, जिस तरीके से 8 दिन में चौथी बार एक बार फिर से धरती डोली है, 3.3 तीव्रता मापी गई है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आपको मालूम है कि सोना का जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, उसकी गहराई में जब हम जाते हैं तो 550 किलोमीटर का एक गर्म पानी का बहुत बड़ा भंडार है नीचे।
उस गर्म पानी के भंडार के नीचे एक पक्की चट्टान है जिसको हम साइंस की भाषा में इम्परवियस रॉक कहते हैं, और उस पक्की चट्टान के नीचे 1200 डिग्री का मैग्मा आया हुआ है जो उस पानी को गर्म कर रहा है। जब उस पानी को गर्म होने से स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर एक सीमा को क्रॉस कर जाता है तो प्रेशर कुकर फट जाता है। जब वो प्रेशर कुकर फटता है तो ऊपर जितना शहर बसा हुआ है वो डोलता है। आपको मालूम है कि कभी भूकंप का एपिसेंटर रोहतक में आता है, कभी झज्जर में आता है, कभी फरीदाबाद में आता है, कभी धौला कुआं में आता है। ये सारे की सारा आपका एनसीआर जो है ये 550 स्क्वायर किलोमीटर के गर्म पानी के भंडार के ऊपर सिचुएटेड है। मैंने जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी हैं, 502 नंबर कमरे में बैठते हैं अटल अक्षय ऊर्जा भवन में। उनसे मैंने कहा है कि 1 मेगावाट का जियो थर्मल पावर प्लांट सोहना के गर्म पानी के चश्मे पे लगा दो, वो गर्मी बिजली के रूप में इस्तेमाल हो जाएगी, वो गर्मी जमा होके विस्फोट नहीं करेगी, तो भूकंप नहीं आएगा, पूरा एनसीआर हमेशा हमेशा के लिए अर्थक्वेक प्रूफ हो जाएगा। और जो मंत्री जी हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने भी बुला के अपनी कोठी 11 नंबर अकबर रोड पे सेक्रेटरी, MNRE, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी सबकी मीटिंग की थी। मुझे भी बुलाया था, 2 बार मेरी मीटिंग की है, मेरा लेक्चर करवाया है। उन्होंने कहा है कि कंट्री की जियो थर्मल एनर्जी की नेशनल पॉलिसी बनाई जाए और जो मैंने इनपुट्स दिए हैं उनको नेशनल पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया जाए। मगर डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी जो हैं उनकी अगस्त में रिटायरमेंट है, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जिस दिन आप सोहना के गर्म पानी के चश्मे के ऊपर 1 मेगावाट का जियो थर्मल पावर प्लांट लगा देंगे, पूरी दिल्ली की शिकायत खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी का घर, प्रेसिडेंट एस्टेट, ये सब उस 550 गर्म पानी का जो भंडार है उसके ऊपर सिचुएटेड है। ये जितनी लूटिंस दिल्ली है जिसमें सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, इंडिया गेट है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ये सब 550 गर्म पानी का जो भंडार है नीचे सोहना जियोथर्मल एरिया इसको कहते हैं हम जियोलॉजी की भाषा में। हमारे कंट्री में 7 जियोथर्मल एरिया हैं। लोगों को एक गलत फहमी है कि प्लेटें टकराती हैं, उनकी मैकेनिकल एनर्जी रिलीज होती है, मगर सोहना के केस में हिमालय की प्लेटों का हिमालय का टकराने का कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो सोहना है, ये जो दिल्ली है, इसमें जो इंडो यूरेशियन प्लेट और वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सामने यूरेशियन प्लेट, उनका जो हिमालय में टकराव है सोहना के दिल्ली के भूकंप का उससे कोई लेना देना नहीं। ये जियोथर्मल एनर्जी का जमा होके उसका विस्फोट होता है। उस जियोथर्मल एनर्जी की बिजली बना लो, विनाश से विकास की तरफ, डिजास्टर से डेवलपमेंट की तरफ बदल लो। 502 नंबर कमरे में चल जाओ अटल अक्षय ऊर्जा भवन में, जॉइंट सेक्रेटरी अरुण कुमार त्रिपाठी बैठा है, उससे कहो 1 मेगावाट का प्लांट लगा दे, नरेंद्र मोदी का घर भी सुरक्षित हो जाएगा, जो प्रेसिडेंट एस्टेट है वो भी सुरक्षित हो जाएगा, और जो लूटेंस दिल्ली है वो भी सुरक्षित हो जाएगी, जो सुप्रीम का चीफ जस्टिस है उसका घर भी सुरक्षित हो जाएगा। मगर मेरी बात को कोई सुनता नहीं है और हर चौथे दिन बाद भूकंप आता है, हर चौथे दिन बाद मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ। अगर मीडिया में दम है आज ही जाओ 502 नंबर कमर अटल अक्षय ऊर्जा भवन लोधी रोड पे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, वहाँ डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी बैठा है, उससे जाके पूछो कि 1 मेगावाट का जियोथर्मल पावर प्लांट सोहना के गर्म पानी के चश्मे में लगाने में तुझे क्या दिक्कत है, तू क्यों नहीं देश के लिए काम करता है? उसको अपनी रिटायरमेंट, अपनी पेंशन, अपने पैसों की पड़ी हुई है, उसको देश का कुछ नहीं है। जिस दिन जियोथर्मल पावर प्लांट लगेगा नरेंद्र मोदी भी चैन की नींद सोएगा, और सारी दिल्ली वाले, ये जो इंदिरापुरम है इसमें 15-15 मंजिल के फ्लैट हैं, गुड़गांव के अंदर डीएलएफ वाले ने बड़े बड़े महंगे फ्लैट बनाए हैं। मैं ग्रेशिया 20-20 करोड़ के फ्लैट बेचता। मैं डीएलएफ से पूछता हूँ इतना पैसा कमा लिया, क्या तू 1 मेगावाट का प्लांट लगा सकता सोना के गर्म पानी के चश्मे में? हम लोग पैसा कमाने पे लगे हुए हैं, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर 2% नहीं खर्चते, क्योंकि हम लोग अनएथिकल हैं, अनस्क्रूपुलस हैं। अगर जो गुड़गांव के लोग हैं उन्होंने 2-2, 4-4 करोड़ रुपए का 20-20 करोड़ का फ्लैट खरीदा, उनकी RWA मिलके पैसे थोड़े से खर्चे 1 मेगावाट का प्लांट सोना के गर्म पानी के चश्मे में लगा दें, ये सारी गुड़गांव जिसको हम डुप्लीकेट लंदन कहते हैं ये सक्रिय हो जाएगी। आपको पता है 2005 में भूकंप आया था, इस्लामाबाद के अंदर ये जितने महंगे महंगे फ्लैट थे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे। दिल्ली के अंदर खरबों रुपया खर्च दिया,
ये जो अर्बन डेवलपमेंट का मिनिस्टर है ये सोया हुआ है। यहाँ पे इंडिया हैबिटेट सेंटर में सरदार जगमोहन सिंह एनसीआर प्लानिंग के, उनको 1.5 घंटा मैंने लेक्चर दिया, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। जिस दिन ये सारी विजिट आ जाएगी ना, उस दिन ये एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएं। आज मैं बार बार कहता हूँ, सोना के गर्म पानी के चश्मे में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, 502 नंबर कमरे में अटल अक्षय ऊर्जा भवन में बैठे हैं। उनको मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने मेरे साथ 2 बार मीटिंग किया 11 नंबर पर रोड पे। उन्होंने साफ साफ कहा है, मगर वो आदमी प्लांट लगाने का प्रपोजल नहीं किया। बिल्कुल, जिसने ये प्लांट लगेगा आपका रोज रोज का झगड़ा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी, आपने जो प्रक्रिया बताई है, क्योंकि हम आमतौर पर कहीं पर भी पढ़ते हैं तो भूकंप का जो कारण है वो प्लेटों का टकराना ही अधिकतर लोगों को यही पता है, क्योंकि अगर हम सर्च करते हैं या किताबों में पढ़ते हैं तो यही आता है। खैर, आपने जो बताया है वो है, उस पर होना चाहिए। हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। मेरठ से राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े। राजू, मेरठ से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? कितनी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? क्या अपडेट है आपके पास राजू? हाँ बिल्कुल, देखिए देर रात मेरठ में भी, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मेरठ में भी जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए। और भूकंप के झटकों की वजह से जब लोगों को झटके का एहसास हुआ, झटकों का, उसके बाद वो तमाम जब लोग थे वो अपने अपने घरों से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया में आ गए, पार्क में आ गए। और उसके बाद जब माहौल शांत हो गया उसके बाद ही लोग अपने अपने घरों में पहुंचे। काफी देर तक तो लोग ये समझ ही नहीं पाए कि भूकंप के झटके थे या फिर और कोई वजह थी। लोग रास्ते में आ गए और एकदम परेशान होकर अपने अपने जो पार्क थे कॉलोनियों के बाहर, कॉलोनियों में, फ्लैटों के बाहर, वहां पर निकल कर आ गए। और उसके बाद जब कुछ देर बाद जब भूकंप के झटके समाप्त हुए उसके बाद अपने अपने घरों में गए और राहत की सांस लिए। कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय था वो लोगों के लिए रात बना रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये भूकंप के झटके थे तो उसके बाद फिर अपने अपने घरों में चले गए। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मेरठ, गाजियाबाद और शामली में भी देर रात जो भूकंप के झटके है वो महसूस किए गए। राजू, मेरठ में क्या समय रहा होगा जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और कितना समय था, कितने मिनट थे इतने मिनट तक भूकंप के झटके मेरठ में महसूस किए गए? बिल्कुल, देखिए देर रात का समय था, तकरीबन 5 से 6 सेकंड लगभग ये महसूस जो है झटके किए गए हैं लोगों के अनुसार जो बताया गया है। क्योंकि देर रात का समय था तो अमूमन पूरी जो जानकारी है वो नहीं पता चल पाई है अभी तक, लेकिन फिलहाल जो लोगों ने बताया वो ये भी बताया है कि देर रात जो झटके थे वो महसूस किए गए। जो लोग अपने पलंग पर सो रहे थे उन्हें पंखा हिलता हुआ नजर आया और उसके बाद वो डर की वजह से फ्लैटों से बाहर निकलकर अपने अपने घरों से बाहर निकल जो पार्किंग एरिया था, पार्क था घर के बाहर, सुरक्षित स्थान पर अपने आप को वहां पर जाकर महफूज किया। और उसके बाद जब झटके बंद हो गए तो फिर दोबारा से अपने अपने फ्लैटों और घरों में चले गए। इससे कहीं ना कहीं लोगों में देर रात डर का माहौल भी देखने को मिला। एक दूसरे से कॉल कर भी जो लोग थे वो संपर्क कर रहे थे, क्या आपके यहाँ पर भी जो भूकंप के झटके वो महसूस किए गए। ये आपस में जो संपर्क था वो लोगों ने साधा और जब झटके समाप्त हो गए सभी अपने अपने घरों की ओर लौट गए। ठीक है राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी भी जुड़े, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जयवीर, गाजियाबाद से क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? देखिए तरह आपको बता दें कि गाजियाबाद में कुछ ही दिनों बाद ये दूसरा भूकंप का झटका लगा है। हालांकि बात करें तो गाजियाबाद में क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स ज्यादा हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जिसको लेकर जो लोग हैं, लोगों की बात करें तो लोग भी कहीं ना कहीं अब जागरूक नजर आ रहे हैं। जैसे ही भूकंप के जब झटके हुए, पंखे जो हिलने शुरू हुए जो घर के, तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो तुरंत ही अपने बिल्डिंगों से उतरकर जो खाली पार्क है, खाली जगह पर पहुंची, पार्किंग एरिया में पहुंची। हालांकि जो भूकंप था वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, लेकिन जिसके बाद जैसे ही लोगों को जानकारी हुई तुरंत वहां पर पहुंचे। हालांकि अफरा तफरी और डर का माहौल जरूर लोगों के चेहरे पर देखा गया। जैसा सोशल मीडिया पर भी तमाम जगह अब यहाँ पर ट्रोल चल रहे हैं, तमाम तरह के जो खबरें चल रही है वही यही है कि जो लोग थे वो दहशत में थे। और दहशत के बाद हालांकि लोगों को जानकारी थी कि भूकंप के झटके, लेकिन जागरूकता के कारण लोग यहाँ पर आए, क्योंकि गाजियाबाद जिला प्रशासन भी लगातार समय समय पर भूकंप के आने वाले झटकों को लेकर सोसाइटियों में एक कैंप चलाता है, जागरूकता अभियान चलाता है कि जब भूकंप के झटके हों तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी कारण जो लोग थे उन्होंने लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया, वो सीढ़ियों से तुरंत बाहर आए और बाहर आकर एक आध में खड़े। हालांकि झटके के बाद कुछ देर तक आपस में चर्चा की और फिर वो अपने अपने घरों को चले गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार झटके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि यदि बड़ा झटका होगा तो कहीं बड़ी घटना भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से अब बात करें तो जल्दी झटके भूकंप आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस विषय पर सरकार को सोचना चाहिए।
और इस पर उचित कार्रवाई, जैसा कि अभी सूर्य प्रकाश जी कह रहे थे, मुझे जानकारी नहीं है कि वो कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो उस पर विचार करना चाहिए। और इन चीजों को, क्योंकि देश की जनता, एनसीआर की बात करें तो एनसीआर नहीं रहा, कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, नदियां नहीं है, सब सूख चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक छेड़छाड़ भी भारी पड़ सकती है। जी ठीक है जयवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रोहतक से विनोद भी जुड़े, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। विनोद, आपके पास क्या अपडेट है इसको लेकर? चलिए देखिए, जिस तरह से भूकंप के झटके इस बार चौथी बार हरियाणा से देखने को मिले और इसका इस बार जो सेंटर रहा है वो रोहतक के आसपास का एरिया रहा है, तो कहीं ना कहीं बात कर ले तो चौथा भूकंप का झटका है हरियाणा के अंदर। और जो इसका रिएक्टर इसके 3.3 के आसपास मापी जाती है। तो कहीं ना कहीं जरूर है कि देर रात की बात है, लगभग 12:45-46 के आसपास का झटका आया है। परंतु जिस तरह की बातें या मीडिया, सोशल मीडिया पर चल रही है कि झटके महसूस किए गए, क्योंकि रात का समय था, लोग पंखा और एसी चलाकर उस समय बिल्कुल नींद की, चैन की नींद सोते हैं। कुछ जगह जरूर ऐसा हुआ कि हाँ उनको झटके महसूस है, परंतु इतना जरूर है कि बहुत सी ऐसी जगह है किसी को मालूम भी नहीं है कि भूकंप आया भी है, कैसा है, क्योंकि रिएक्टर स्केल पे जो मान्यता मानी गई, मापता मानी गई है, वो 3.3 के आसपास की मानी गई है। हाँ, चौथी बार भूकंप का झटका है, सोशल मीडिया पे अफवाहें हैं, बातें चल रही है और जो लोग हैं तरह तरह की बातें जरूर कर रहे हैं, परंतु इस तरह ना तो कोई हानि हुई है, ना किसी नुकसान हुआ है। कई जगह डर का माहौल जरूर पैदा हुआ है, परंतु रिएक्टर स्केल पर जिस तरह से मापता मानी जाती है उसके अनुसार कहीं भी किसी तरह का डर का माहौल, खासकर हरियाणा के कई क्षेत्रों के अंदर, पंजाब की बात कर ले, आप आसपास के एरिया की बात करें, ऐसा कोई सुनने को नहीं मिला है। जी ठीक है विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्य प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ये खास जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3.3 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। रात करीब 12:36 का समय जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में फिर धरती डोली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रोहतक में 3.3 तीव्रता का भूकंप मापा गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के विधायकों को मिलेगी एआई की ट्रेनिंग। यूपी सरकार विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी देगी। कामकाज को बेहतर बनाने के लिए विधायकों का प्रशिक्षण होगा। तो मानसून सत्र के दौरान विधायकों के लिए ट्रेनिंग का विशेष सत्र होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायकों के कामकाज से जुड़ी चीजें ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मानसून सत्र के दौरान विधायकों के लिए ट्रेनिंग का विशेष सत्र चलेगा। तो यूपी सरकार विधायकों को देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी। कामकाज को बेहतर बनाने के लिए विधायकों का प्रशिक्षण होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मानसून सत्र के दौरान विधायकों के लिए ट्रेनिंग का विशेष सत्र चलेगा। तो विधायकों के कामकाज से जुड़ी चीजें ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के विधायकों को एआई की ट्रेनिंग मिलेगी। यूपी सरकार विधायकों को देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी। कामकाज को बेहतर बनाने के लिए विधायकों का प्रशिक्षण होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मानसून सत्र के दौरान विधायकों के लिए ट्रेनिंग का विशेष सत्र होगा। यूपी सरकार विधायकों को देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से मानसून सत्र के दौरान विधायकों के लिए ट्रेनिंग का विशेष सत्र चलने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कैसी तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर? संदीप, देखिए, मानसून सत्र शुरू होने से पहले जो है सभी विधायकों को जो है एआई की ट्रेनिंग मिलेगी। एआई की ट्रेनिंग यानी कि आपके कामकाज को लेकर बेहतर बनाने में काम होगा और इसको लेकर के एआई की ट्रेनिंग काफी महत्वपूर्ण होगी। इसको लेकर के विधायकों का प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण के बाद में विधायक अपने कामकाज में जुड़ी चीजों की ट्रेनिंग में बताई जाएंगी कि कैसे अपने क्षेत्र में आपको विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से काम करने हैं
और कहाँ कहाँ पे जो आवश्यकता होगी एआई ट्रेनिंग की उसका प्रयोग कहाँ करना है आपको। तो इन तमाम चीजों की जानकारी जो है मानसून सत्र शुरू होने से पहले जो है सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां यूपी के विधायकों को मिलेगी एआई की ट्रेनिंग। यूपी सरकार विधायकों को देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी। कामकाज को बेहतर बनाने के लिए विधायकों का प्रशिक्षण होगा। तो मानसून सत्र के दौरान विधायकों के लिए होगा ट्रेनिंग का विशेष सत्र। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं चंदौली की। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगमन है। मुख्यमंत्री जनपद में 2 घंटे तक रहेंगे। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जगदीश सराय के निजी विद्यालय में उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। बारिश में तैयारी बन रही है बाधा। तो जिला प्रशासन उसके बाद भी अंतिम रूप देने में जुटा है तैयारियों को। कलेक्ट्रेट में पहुंचकर वृक्षारोपण करेंगे सीएम योगी और साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का मूल्यांकन भी करेंगे। तो चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, आज चंदौली आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में पहुंचकर वृक्षारोपण भी करते नजर आएंगे सीएम योगी। और अब खबर आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। बलरामपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बलरामपुर से इस वक्त की जानकारी, जहां बलरामपुर व मुंबई सहित कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो सुबह 5 बजे से ईडी की छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बलरामपुर से, जहां बलरामपुर में 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही। छांगुर बाबा के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बलरामपुर से, जहां बलरामपुर व मुंबई सहित कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू है। सुबह 5 बजे से छापेमारी चल रही है। बलरामपुर के 12 ठिकानों पर ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हैं। शिवा, जिस तरीके से छांगुर बाबा मामले में बलरामपुर के 12 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई सुबह 5 बजे से लगातार जारी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर? शिवा, देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने अपने मामला दर्ज किया है और जमालुद्दीन में छांगू के सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी ईडी की सुबह 5 बजे से चल रही है, जिसमें बलरामपुर के 12 ठिकान और मुंबई के 2 ठिकान शामिल है। और इन सभी जगहों पर ईडी को इनपुट्स मिले थे कि जो पैसे का लेन देन हुआ था, जो करोड़ों के रुपए का लेन देन, शिवा आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। देखिए, टेरर फंडिंग का भी एक अंदेशा जताया जा रहा है ईडी के अफसरों की तरफ से, जिसको लेकर के इन तमाम चीजों पर छापेमारी चल रही है। और पैसे का स्रोत क्या है, ये आखिरकार तलाशने की ईडी के अफसर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एटीएस और एसटीएफ इस पूरे मामले में संयुक्त कार्रवाई कर रही है। और लगातार एटीएस के अफसरों ने ईडी को क्लूज भी दिए थे कि जो फंडिंग की जो आशंका है वो विदेशी देशों से भारत के रहने वाले लोगों के खातों में हुई है। और पिछले कुछ दिनों पे जो पुलिस कस्टडी डिमांड एटीएस के अफसरों को मिली थी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन की, उसमें पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, जिसके बाद ईडी के अफसर लगातार इन 14 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। और छापेमारी अब ये कितनी देर चलेगी ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। और जब छापेमारी खत्म होगी तो ईडी के अफसर खुद प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी देंगे कि आखिरकार उनको इस पूरी छापेमारी में छांगुर के खिलाफ क्या कुछ चीजें मिली है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बलरामपुर के 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीरज भी जुड़े, उनसे भी अपडेट लेते हैं। नीरज, सुबह 5 बजे से बलरामपुर में 12 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, अभी और कितना समय लगेगा आज की जांच पूरी होने में? नीरज, एटीएस का रिमांड पूरा होने के बाद अब ईडी ने छांगुर उर्फ जमालुद्दीन व उनके सहयोगियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे से ही बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में लगभग जो छांगुर के सहयोगी हैं वह नीतू उर्फ नसरीन का जो मकान था वहां पर लगातार छापेमारी कर रही है। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बलरामपुर के 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी सुबह 5 बजे से लगातार जारी है। तो छांगुर बाबा के घर पर ईडी की छापेमारी सुबह 5 बजे से शुरू है। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। बलरामपुर व मुंबई सहित कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। शिवम चौधरी, मनीष चौधरी के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाश होमगार्ड को गोली मारकर घायल किया था। तो थाना नौहझील पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और 2 बदमाश इस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं। होमगार्ड है किशन, उसको 4 लोगों ने गोली मारी थी
और जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, वो एडमिट है। इनमें से 2 बदमाश जिन्होंने गोली मारी थी, इनके खिलाफ जो 4 हैं, इनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई थी। आज मुखबिर ने सूचना दी कि उसमें से 2 बदमाश मनीष और शिवम आज कठेलिया अंडर पास के पास जो है उधर से निकलने वाले हैं। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम ने, थाना नौझील की पुलिस टीम ने इसकी घेराबंदी की और घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए हैं। घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर दुर्ग से है, जहां जिले में कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। हिंदी भवन के सामने जुटे करीब 850 स्वास्थ्य कर्मियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने वादे से पीछे हट गई। धरने के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार से जल्द स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। संगठन के अधिकारियों ने कहा कि सरकार की अनदेखी के कारण हजारों संविदा कर्मचारी असुरक्षित भविष्य के साथ काम करने को मजबूर हैं। इस प्रदर्शन में शामिल कर्मियों ने शहर में रैली भी निकाली और 10 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।